हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम आज करेंगे सत्ता की साझेदारी का पार्ट 1 में हमने श्रीलंका बेल्जियम की जो कहानी थी उसे समझी कि उसमें क्या दिक्कत थी और कैसे उन्होंने अपनी समस्याओं को समझा। और अब हम इसमें जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा। तो ये हमारा श्रीलंका का मैप है। मैं आपको बता दूं फिर से कि जो ये लार्जेस्ट एरिया है ये सिन्हली समुदाय है 74% के साथ, ठीक है। उसके बाद जो ऑरेंज एरिया है ये है श्रीलंकन तमिल 13% के साथ। उसके बाद ये जो डार्क एरिया है ये है 5% के साथ इंडियन तमिल। और जो ये डॉट्स आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है मुस्लिम। यहाँ पे एक्चुअली मुसलमान दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान के साथ साथ हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म भी हैं, जो टोटल 7% है पूरी पॉपुलेशन का मिलाकर। तो अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था। चलिए हम शुरू करते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना है। यह भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिन्हली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हली समुदाय की संप्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि वहाँ पर जैसे हमने पीछे देखा, यहाँ पे देखे एक बार दिखाती, ये जो हिस्सा ये सिन्हली समुदायों का है, ठीक है। ये बहुसंख्यक है क्योंकि 74% के साथ है ये मौजूद। तो इन्होंने राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाया और जितने भी राजनीतिक फ़ायदे थे अपने समुदाय के लिए उन्होंने किया। और जब ये निर्वाचित हुए पहली बार, यहाँ पे भी लोकतंत्र स्थापित है, यहाँ पर जब ये लोग इनका इलेक्शन हुआ ये लोग जीते, यानी ये समुदाय, सिन्हली समुदाय जो जीता है वो अपनी बहुसंख्यक की सरकार बनाता है और वो सारे काम इन्हीं के लिए करता है। हमसे देखेंगे नेक्स्ट में कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिन्हली को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि आपको पता होगा कि भारत में कोई भी राजभाषा नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी भाषा नहीं जो पूरे राष्ट्र की है। तो उसी प्रकार लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे समुदाय होने के बावजूद इन्होंने बहुसंख्यक के समुदाय सिन्हली समुदाय की भाषा, सिन्हली भाषा को एक राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया। और जो वहाँ पर 13% आबादी के साथ श्रीलंकन तमिल तो जो वहाँ पर थे उनको पीछे कर दिया गया या साइड कर दिया गया। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिन्हली को प्राथमिकता देने की नीति चली। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मतों का संरक्षण और बढ़ावा देगी। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी नौकरियाँ या यूनिवर्सिटीज़ जितने भी गवर्नमेंट के थे, ये सब के सब यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी पहले सिन्हली की। अगर सीट बचती है तो श्रीलंकन तमिल्स को, फिर भारतीय तमिल को, फिर अन्य समुदायों को। यहाँ पर उनके लिए प्रायोरिटी के साथ रिजर्वेशन जैसी चीज़ें भी रखी गई। उनके संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता था। उनके जितने मठ है, मंदिर है, धार्मिक स्थल है, जितनी भी उनकी धार्मिक किताबें, जितनी भी चीज़ें होती हैं सिन्हलियों की, उन सबको संरक्षण दिया गया था। और जो श्रीलंका के तमिल थे उनकी संस्कृति के साथ ऐसा नहीं किया जाता था या उनको संरक्षण या बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो उनको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट ओवर या भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ महसूस किया करते थे कि हमारे साथ एक बेगानापन या हमारे साथ हमें निकाला जाता है, अपने देश में हमें अलग व्यवहार किया जाता है। हम लोकतंत्र में हैं लेकिन हमारे साथ समानता नहीं की जाती, वहाँ पे उन्हें समान फील नहीं होता था, ठीक है। ऐसा ही है कि एक हम यहाँ समझेंगे इस पॉइंट से कि करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिन्हलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा, संस्कृति को लेकर असंवेदनशील। उनका मतलब इसका ये हुआ कि उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ बहुत असमान व्यवहार किया जा रहा है। जो संरक्षण बढ़ावा हमें भी देना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। हम यहाँ पे ओरिजिन श्रीलंकन तमिल जो है वो भी तो वहाँ के ओरिजिन ही है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। वहाँ पे एक खास समुदाय जो बहुसंख्यक था या बहुमत का समुदाय था, उनके साथ ऐसा उनको अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। तो ये उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, उन्हें असमानता जैसा लग रहा था। ऐसे ही हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फ़ायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ है कि जब मैंने सबको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में उनके साथ ऐसा होता था, ठीक है, उनको एडमिशन वगैरह में या फिर नौकरियों में प्रायोरिटाइज़ किसे किया जाता था, सिन्हलियों को। लेकिन
ये चीज़ तमिलों को बहुत ख़राब लगती थी कि वो भी अगर नौकरियों के लिए उतने ही काबिल हैं तो उनको दूसरे या तीसरे नंबर पर रखा जाएगा, लेकिन पहले या दूसरे नंबर पर स्नेहिली को ही रखा जाएगा और चुना भी जाएगा। तो उन्हें लगता था कि हमारे साथ ये बहुत गलत हो रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि तमिल और स्नेहिली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए और श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिलों को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता को उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। यहाँ पर फाइनली वो एक तरह के संघर्ष में आ गए थे। उस संघर्ष का जो उनका पीछे का मोटिव ये था कि जो उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, उनका क्षेत्र है, उन सब के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, उनके क्षेत्र को बढ़ाया जाए। ठीक है, राजभाषा में एक भाषा और जोड़ी जाए, वो तमिल होनी चाहिए, श्रीलंकन तमिल वाली तमिल। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया कि हमें हमारा जो इलाका है, जो हमने देखा था, ये वाला जो एरिया है, जैसे ये श्रीलंका है, ठीक है, तो इस जो इतना एरिया है ना, ये पूरा का पूरा श्रीलंकन तमिल से घिरा हुआ एरिया। तो उन्होंने बोला कि ये जो एरिया है इसका अच्छे से डेवलपमेंट हो, हमें इसकी स्वायत्तता, यानी हमें यहाँ से पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होने की आज़ादी होनी चाहिए, हम अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाएंगे, ये सब चीज़ें उनकी मांग थी, जिसको बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा था जो भी सरकार वहाँ पे, जैसे सिन्हेलो की सरकार उस टाइम मौजूद थी, तो उनके द्वारा। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। मतलब उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि अब हमें सरकार बनानी ही बनानी है, तो उन्होंने उसका एक नाम भी रखा, तमिल इलम। ठीक है, ये उनकी पार्टी का नाम है। आप क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है कि उनकी पार्टी जो श्रीलंका के तमिल है उनकी पार्टी का नाम क्या था, तो ये है। इन्होंने पहले बहुत सारे राजनीतिक संगठन बनाए ताकि इसको मजबूती प्रदान हो या उसे मजबूती मिल सके। नेक्स्ट हमारा है कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। इसका मतलब है कि मैंने सबको बताया कि इन लोगों को बार बार लेफ्ट ओवर सा फील होता था बार बार, तो इन लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब ये संघर्ष के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। और यही कारण था कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी और गृह युद्ध हुआ भी। गृह युद्ध का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में उसकी डेफिनेशन भी है कि शस्त्रों अस्त्रों के साथ या फिर हथियारों के साथ लड़ा गया युद्ध जो किसी देश के समुदायों के बीच में होता है आपस में, और इसमें जान माल की बहुत हानि होती है, यही गृह युद्ध होता है। तो यहाँ पे देखिए उसका परिणाम क्या हुआ उस गृह युद्ध का, कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए और कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो गई। मतलब कि अपने ही देश से लोगों को बचकर या जान बचाकर भागना पड़ा। मतलब कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा इंसान सुरक्षित कहाँ होगा, अपने घर में। लेकिन अगर गृह युद्ध की स्थिति हो तो इंसान अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। यही शरणार्थियों के साथ हुआ। यानी शरणार्थी वह लोग होते हैं, वह समुदाय या व्यक्ति होता है जो गृह युद्ध या किसी और कारण से अपने देश से भागकर अपने पड़ोसी देशों में या दूर देशों में जाकर शरण मांगते हैं कुछ समय के लिए, जब तक उनके देश में जो भी इशू है वो ख़त्म ना हो जाए। तो यही था कि खुद श्रीलंका के रहने वाले लोग अब शरणार्थी बन चुके थे, दूसरे देशों में जाकर मदद मांगते थे रहने के लिए, यही कारण था। अब हम देखेंगे कि ये हम एक्चुअली अर्थशास्त्र किताब में देखेंगे, लेकिन उसका हमारी राजनीति से कैसे लिंक है वो समझिए। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पुस्तक के पहले अध्याय में, हम जो चीज़ पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में, कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी हुई। हमारे क्षेत्रों से यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट जो एशिया है, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पर श्रीलंका का जो डेवलपमेंट का रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा था, बहुत स्पीड से उसमें डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन 1980 के दशक में जब वहाँ गृह युद्ध हुआ तो वहाँ पर सारा डेवलपमेंट रुक गया, क्योंकि सारे लोगों का फोकस गृह युद्ध में हो गया, प्लस बहुत सारा नुकसान हुआ उनकी अर्थव्यवस्था, समाज का, उनकी राजनीति का, क्योंकि एक स्थायित्व सरकार ख़त्म होकर फिर इलेक्शन, सारा खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली ये जो गृह युद्ध ख़त्म हुआ है ये 2009 में ख़त्म हुआ। तब तक ये जो देश था अपने डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ चुका था, अपने पढ़ाई में, रोजगार में, हर चीज़ों में पिछड़ चुका था। अब आपको याद होगा कि हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में भी कुछ ऐसी स्थिति चल रही थी कि वहाँ दो समुदाय थे, फ्रेंच भाषी समुदाय और डच भाषी समुदाय, उनके बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ने लगा था। अब हम देखेंगे कि उसने कैसे इस चीज़ को सुलझाया। श्रीलंका ने तो गृह युद्ध का रास्ता अपनाया, यानी वहाँ पे बहुसंख्यक ने अपने
अपने राजनीतिक सत्ता को दूसरों के लिए यानी श्रीलंकन तमिल या अन्य तमिल या किसी और समुदाय के लिए खोलने से मना ही करी। इसके कारण वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन अब हम जानेंगे बेल्जियम की समझदारी को, कि पहला इसका पॉइंट है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। मतलब उन्होंने बोला कि हाँ, क्षेत्रीय अंतर हैं और सांस्कृतिक विविधता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा बेल्जियम का मैप है, तो कुछ इस प्रकार बटा हुआ है, ठीक है। जो ये है, ये डच भाषी लोगों का है करीब 59% के साथ, और ये वाला है फ्रेंच भाषी लोगों का 40% के साथ। जो 1% का है ना इधर की तरफ है, वो जर्मन वालों के साथ है। ये 1% का जर्मन भाषी लोग है, तो इनको तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन जो ज़्यादा विवाद का था वो इन दोनों के बीच 40 और यानी आप इसको 60% ही मान के चलो, 60-40 का मामला था, जो कि विवाद का एक बहुत बड़ा कारण था। तो इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा कि हाँ, हमारे बीच में अंतर है, हमारी संस्कृति में अंतर है, हमारे बोलचाल रहन सहन हर चीज़ में अंतर है। हम उन अंतरों को हमें कम करना है, हमें गृह युद्ध वाली स्थिति नहीं अपनानी है। क्योंकि उन्हें पता था अगर हम ऐसी कोई स्थिति अपनाएंगे तो हमारा देश कई सालों पीछे चला जाएगा या उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा और बहुत सारा नुकसान होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह का नुकसान होगा। ये उन्होंने क्या किया कि 1970 से 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो, वे सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की बहुत कल्पनाशील है और कोई देश ऐसा कर नहीं सकता, यह कर भी नहीं पाया। देखिए, हम पहले ऊपर वाली लाइन को समझ लें कि उन्होंने ऐसा क्या किया। पहले तो उन्होंने 4 संविधान संशोधन किए। संविधान संशोधन का मतलब ये होता है कि संविधान में कुछ चीज़ें पहले से, जब संविधान बना, जो चीज़ें लिखी गई थी, अब उन्हें समय के साथ उसमें नए नियम जोड़ने हैं, पुराने नियम घटाने हैं, जो भी इसमें चीज़ें करनी है उसमें घटाना जोड़ना, इन चीज़ों को या उसके बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। उन्होंने 4 बार ऐसा किया और उनका पूरा जो फोकस था वो ये था कि चाहे वो क्यों ना सिंगल पर्सन हो, यानी क्यों ना वो एकल व्यक्ति ही हो, उसे भी बेगानापन महसूस नहीं होना चाहिए। वो ये ना बोल सके कि मैं अपने देश में ही अनजानों की तरह या बेगानों की तरह रहता हूँ। ये उनका मानना था, उनका मोटिव था 4 बार संविधान संशोधन करने का, ठीक है। ये जो उनकी व्यवस्था थी बहुत कल्पनाशील थी। हम देखेंगे उनकी व्यवस्था क्या थी। और उन्होंने इस बात का दावा किया कि ऐसा कोई देश नहीं कर पाया। पहली बात तो ये सच है कि ऐसा कोई देश नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत क्लियर कट थी। मैंने आपको बताया था मैप में वो कुछ इस तरह की स्थिति थी, तो आराम से देश बट सकता था बंटवारा में, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। ये देखिए उनकी क्या स्थिति है और उन्होंने ऐसा क्या मॉडल अपनाया है। देखिए, बेल्जियम के मॉडल की कुछ अन्य प्रमुख निम्नलिखित बातें। पहला, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बहुमत में रहेगी। मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, बहुमत में समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी भी समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मतलब उनका कहने का मतलब था कि चाहे उनका जो सिस्टम है, जो उनका सामुदायिक उनकी व्यवस्था है, जो कुछ करीब 40 और 60 की व्यवस्था है, इसके बावजूद हम अपने संसद में उनको अगर 100 सीटें हैं तो 50-50 का ही देंगे, 50-50 का ही हम देंगे। इसको 10 एक्स्ट्रा मिल सकता है, इसको कम मिलेगा, लेकिन हम किसी को भी सिर्फ संख्या के आधार पर बहुमत और अल्पमत नहीं करेंगे। ये उनका बहुत अच्छा एक तरीका था। इससे उन्होंने समानता लाने की कोशिश की। इससे दोनों को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अगर हम दोनों ही बराबर रहेंगे तो हमारे बीच में थोड़ी दूरियां कम होंगी। प्लस ये था कि अगर कोई भी कानून बनाना है, स्पेशली कोई विशेष कानून, सामान्य कानून नहीं, कोई विशेष कानून अगर बनाना हो तो दोनों ही सांसदों को अपने अपने क्षेत्र का बहुमत चाहिए। यानी कि फ्रेंच भाषी लोग अपना बहुमत देंगे, जर्मन भाषी लोग अपना बहुमत देंगे, फिर जाके ये कोई एक कानून, दोनों फिर डिस्कशन करेंगे, फिर कोई एक कानून बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच का बहुमत है और डच का बहुमत नहीं है, वो इसे इनकार करता है तो ऐसा कोई कानून बन जाएगा। नहीं, जब तक दोनों हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कोई कानून नहीं बनेगा। इसके अलावा है, केंद्र सरकार ने अनेक शक्तियों देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों में बांट दी, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, तो वो इस प्रकार चलता है, ठीक है। ये इस प्रकार, यानी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय स्वशासन यानी कि हमारी पंचायती राज और नगर निगम। तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके का प्रोसेस था। तो इन्होंने क्या करा कि शक्तियों को इस प्रकार बांटा कि केंद्र सरकार के अधीन अब राज्य सरकार ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। इनको बार बार परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये नीतियाँ बनानी है, मुझे अपने लोगों के लिए ऐसा काम करना है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण इनमें विवाद की समस्या थोड़ी कम हुई।
उसके अलावा ब्रुसेल्स, जो उनकी विवादित राजधानी के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या था, 20% डच थे, 80% फ्रेंच थे, लेकिन असली में क्या था, 40% फ्रेंच थे और 60% डच थे। अब आप देख रहे हो, ये ज़्यादा मात्रा में है लेकिन राजधानी में कम है, ये कम मात्रा में है लेकिन राजधानी में ज़्यादा है, तो ये बहुत इनका क्लैश कर रहा था और आपस में यही एक विवाद की मुख्य जड़ थी। तो उन्होंने उसका संविधान कैसे किया कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें बहुत दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ऐसा फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान विशेष प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है, जब ब्रुसेल्स में जब सरकार बनी वो एक अलग सरकार थी, एक इनकी हो गई केंद्र सरकार, एक उनकी हो गई राज्य सरकार, एक इनकी हो गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक अलग सरकार है, ये अपनी अलग नीतियाँ बनाएगी, सब कुछ इसका अलग होगा, इसका निर्वाचन अलग होगा, यानी इसका इलेक्शन भी अलग होगा, इनका अलग इलेक्शन, इनका अलग इलेक्शन और इसका भी अलग इलेक्शन, ये इन दोनों के अधीन नहीं होगी, ये सब कुछ अपने तरीके से करेगी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, और ये जानी जाएगी ब्रुसेल्स में, उनकी राजधानी में होगी ये सरकार। ये क्यों है, इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि डच ने केंद्र में बराबरी मानी, तो फ्रेंच ने स्टेट और यहाँ पर बराबरी की बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप अगर डच केंद्र में बराबरी की बात कह सकते हैं तो हम कम्युनिटी गवर्नमेंट में बराबरी क्यों नहीं ला सकते हैं। यही एक इनका था कि इन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को स्टेप बाय स्टेप सुलझाने की कोशिश की, इन्होंने समस्या को समझा और उसका क्या समाधान हो सकता है मुझसे सुलझाने की कोशिश की, और लड़ाई को जितना दूर हो सके, गृह युद्ध को उतना दूर रखने की कोशिश की। अब ये देखिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार है भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार, मैंने जैसा बताया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहाँ भी रहते हो सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन। इसका इलेक्शन डच भाषी लोग करेंगे, इसका इलेक्शन फ्रेंच भाषी लोग करेंगे, इसका इलेक्शन जर्मन भाषी लोग करेंगे। ये तीनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेगी। डच के लोग डच के लिए काम करेंगे, फ्रेंच के लोग फ्रेंच के लिए काम करेंगे, जर्मन के लोग जर्मन के लिए काम करेंगे। गवर्नमेंट से इनका कोई मतलब नहीं है, केंद्र गवर्नमेंट से, सरकार, राज्य सरकार से इसका कोई मतलब नहीं है, और इनका आपस में भी कोई रिलेशन नहीं है। ये अपने अपने लिए काम करेंगे, अपने विकास के लिए काम करेंगे, अपनी शिक्षा के लिए काम करेंगे। उसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि ये देखिए, बेल्जियम की एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें कि स्थान का नाम और दिशा की जानकारी दो भाषाओं फ्रेंच और डच में दी गई है। आपको मैंने बताया कि वहाँ पे कैसे इस चीज़ को, समस्या को सुलझाया गया है, और कम्युनिटी गवर्नमेंट भाषा अपने समुदाय के लिए काम करती है, राज्य सरकार राज्यों के लिए काम करती है, केंद्र सरकार सबके लिए काम करती है। लेकिन इन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सुलझाया कि ये है फ्रेंच लैंग्वेज में और ये है डच लैंग्वेज में, और कुछ भी वहाँ पे चीज़ें होंगी वो दोनों ही भाषाओं में होगी। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर भारत में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इन चारों भाषा में जो भी बोर्ड होते हैं, साइन होते हैं, इन चारों भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि किस प्रकार उन्होंने ये जो तरीका भारत का, यही तरीका वहाँ पे बेल्जियम की सरकार ने भी अपनाया विवादों को दूर करने के लिए। और ये है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर। अब देखेंगे कि ये हेडक्वार्टर पूरी दुनिया के बाद सिर्फ ब्रुसेल्स में क्यों हुआ, तो हम आगे पढ़ते हैं, हमें पता लगेगा। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए। मतलब शुरू में उनको भी बड़ा कन्फ्यूजन, उनके नेताओं को, उनके राजनीतिक पार्टी को, उनके नॉर्मल लोगों को, वहाँ पे जो आम लोग हैं उन सबको कि कैसा मॉडल है, लेकिन धीरे धीरे उनको पता लगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है और इससे हम गृह युद्ध को कंट्रोल में कर पाए। ये व्यवस्था बेहद सफल रही, इसने मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा दिया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़े में बट गया होता। आपको इसे मैंने बताया ये बेल्जियम है और ये इस तरीके से इसका डिवीज़न है, आराम से दो टुकड़े में बढ़ जाता। हो सकता है इसके अगल बगल वाले देश वाले इसके ऊपर अपना कब्जा भी बना सकते थे और ये देश हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता था, या फिर अलग अलग देश के नाम से भी जाना जा सकता था। जैसे भारत और पाकिस्तान, ये अलग अलग भी जाना जाता है। पाकिस्तान से खुद हमारा बांग्लादेश निकला है, तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने बंटवारा ना हो, गृह युद्ध की स्थिति ना आए, इन्होंने 4 संविधान संशोधन के जो हम पीछे देख चुके हैं, अब आगे देखेंगे। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। अब आपको समझ में आया कि ये जो मुख्यालय है यूरोपीय संघ का, ये ब्रुसेल्स में क्यों है, क्योंकि
इतना अच्छा वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने अपनाया, इन्होंने गृह युद्ध, लड़ाइयाँ, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया, इन्होंने समानता के विचार को एकदम पूरा करके रख दिया। जो मतलब लोग कहते थे समानता पॉसिबल नहीं, लेकिन समानता हुई, हर किसी के, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ। और ब्रुसेल्स में आज तक कोई झगड़ा नहीं, आज तक वहाँ पे वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार है वो सही से काम करी, इसलिए यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय बेल्जियम को चुना, यानी ब्रुसेल्स को चुना। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग तरीके से निपटाया। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर देश में एकता संभव है, लेकिन श्रीलंका ने ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे पता चलता है अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी ना बनाने का फैसला करती तो इससे देश की एकता संकट में पड़ जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि बेल्जियम, ये हमारा बेल्जियम है और ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है। इस तरीके से हमारा थोड़ा श्रीलंका है। यहाँ पे ये तमिल है, ठीक है, ये श्रीलंकाई तमिल है, और ये जो मेन हिस्सा है बीच का ये उनका है सिन्हलियों का, और यहाँ पे ऊपर का हिस्सा हो गया फ्रेंच का, नीचे का हो गया डच का। अब एक बात बताइए कि अगर ये गृह युद्ध की स्थिति लेते ये तो दो टुकड़ों में बट जाता, लेकिन ये कैसे टुकड़ों में बट पाएगा? ये तो अलग ही तरीके से, किनारे से भी ये अलग है, इस किनारे से भी अलग है, तो ये कैसे बटेगा? लेकिन इन दोनों ने समानता को अलग अलग तरीके से, मतलब बेल्जियम ने समानता की बात अपनाई, उसने संशोधन किया और उसने सबको बराबरी का हक दिया। उसने ये सोचा कि हम इस मैटर को जितना जल्दी हम इसे सुलझा सके, जितनी आसानी से, उतनी आसानी से हमें सुलझा लेना चाहिए, गृह युद्ध की स्थिति ना लाएं। श्रीलंका ने बहुमत की बात मानी, उसने सोचा कि हम बहुमत को अपनाते हैं और बहुमत से ही हम सरकार चलाएंगे क्योंकि हम ज़्यादा हैं। इसका रिजल्ट क्या रहा कि वहाँ पे गृह युद्ध हुआ और फाइनली वो अपने डेवलपमेंट में पीछे चले गए, लेकिन बेल्जियम अपना डेवलपमेंट करता रहा क्योंकि वो गृह युद्ध से बच गया। हम आज यहीं पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि श्रीलंका में और आगे क्या होता है और बेल्जियम के इस मॉडल को कोई और देश अपना सकता है या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको कोई डाउट भी है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।